नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में महाकुंभ के अंदर जो भगदड़ हुई है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपको महाकुंभ से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो जानना है तो एक हमने वीडियो बनाई हुई है महाकुंभ के ऊपर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। महाकुंभ के अंदर आप सभी जानते हैं आज मौनी अमावस्या, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है, और आज के दिन जो स्नान होता है उसे पहले शाही स्नान और आजकल के टाइम पर अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है। तो अमृत स्नान होना था आज, और पूरी दुनिया से या फिर कहीं भारत से लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आने की उम्मीद थी। इसी बीच किसी न किसी कारण से वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें रिपोर्ट्स आने तक ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई उसमें सैकड़ों लोग घायल आने की उम्मीद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काफी दुखद घटना थी। लेकिन आइए हम इसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। प्लस अगर देश के अंदर अलग अलग टाइम पर कई सारे स्टम्पेड हुए यानी कि भगदड़ मची हुई है, वो कब कब कहां कहां पर हुई है उनके बारे में भी देखेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। प्लस एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी करी है, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आप आंसर करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ ऐसे दृश्य वहां से निकल कर आ रहे थे जहां पर कुंभ में आज सुबह भगदड़ मच गई थी। महाकुंभ में तो हुआ क्या था, आज सेकंड अमृत स्नान था। टोटल शायद 3 अमृत स्नान है। अभी फरवरी के महीने में और चलेगा कुंभ, तब और एक स्नान आने वाला बाकी है। तो आज का स्नान जो है वो काफी पवित्र माना जा रहा है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। और लगभग 10 करोड़ जो डिवोटीज है उनके आने की यहाँ पर उम्मीद थी। अब इतने बड़े नंबर को संभालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अथॉरिटीज के लिए। उन्होंने कई सारे अपने लेवल पर प्रयास किए थे, लेकिन वो विफल हो गए, है ना। तो ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो भगदड़ थी वो ज्यादा लंबी नहीं चली और उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कम समय पर उसको कंट्रोल कर लिया गया। अच्छी बात यह है कि जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया और जल्दी से उसको कंट्रोल करने में अपनी भूमिका निभाई। उसके अलावा यहाँ पर हुआ क्या था, सुबह से अब इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं जो स्टैम्पेड हुई है। आप सभी जानते हैं कि मौनी अमावस्या में जो स्नान है उसको काफी पवित्र माना जा रहा है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, और ऐसा माना जा रहा है कि आज के दिन जो नदी का पानी है वो अमृत के समान हो जाता है, इसीलिए इसको अमृत स्नान बोला जाता है। अब हुआ क्या कि अलग अलग एरिया से यानी कि पूरे देश के हिस्से से लोग इकट्ठा हो रहे थे, और कुछ लोगों ने तो कि उनका नंबर जल्दी आ जाए वहां पर स्नान करने में, इस वजह से इस नदी वाला जो एरिया है उसका जो पूरा स्ट्रेच 12 किलोमीटर का है उसके आसपास ही इन्होंने सोना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग तो वहीं पर सो गए थे। इसके अलावा जब आप अलग अलग हिस्सों से जाते हो देश के, तो अपना लगेज भी आप साथ में ले जाते हो। तो कुछ लगेज होने के कारण भी पूरा एरिया काफी जाम हो गया था, और भीड़ तो बहुत ज्यादा थी ही। तो इस तरीके इन सब कारणों की वजह से इन सब का कंबाइंड रिजल्ट ये निकला कि वहां पर जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज हो गया, और वहां पर कुछ लोगों की वहां पर डेथ हो गई। तो काफी दुखद है ना। तो अचानक से जो स्टैम्पेड है वो रात को 2-2:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर स्टैम्पेड हो गया, यानी कि भगदड़ मच गई। उसमें कई सारे लोगों के जान जाने की यहाँ पर आशंका है। तो ये पूरा का पूरा रीजन है। उसको आपने देखा, मैंने टाइम बता दिया, 1:30 से 2 बजे के आसपास अनएक्सपेक्टेड सर्ज आ गया। अचानक से सभी लोग क्या कर रहे थे, उनको जल्दी से स्नान करना था, अचानक से वहां पर आए, और उससे क्या हुआ, और ज्यादा जो क्राउड से वो बढ़ती गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और बाद में वहां पर भगदड़ मच गई। इस वजह से जो त्रिवेणी जो संगम घाट वाला एरिया है वो अभी काफी न्यूज में है, और उसी के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब कई सारी जो अलग अलग पार्टीज है वो अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। जैसे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, जिनमें जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जो आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया था, आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब उसका क्या हुआ। ये थोड़े से जो क्राउड अचानक से आया, आपने तो बोला था हम पूरे देश के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन आप तो जो थोड़ा सा नंबर बढ़ा अचानक से उसी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। और कई सारे उन्होंने इल्जाम लगाए, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी दुहाई दी। लेकिन हमें आरोप प्रत्यारोप की बजाय ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन से खुद को बाहर कैसे निकाले, और आगे कभी भी ऐसी घटना ना हो, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि अभी भी जो महाकुंभ का टाइम है वो काफी बचा हुआ है। आगे फिर से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय हमें इसको अच्छे से कंट्रोल करने या फिर अच्छे से इस कार्यक्रम को खत्म करने की तो कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजर्स है उनका ऐसा मानना था कि इस दिन यानी कि जो मौनी अमावस्या का दिन है 29 जनवरी के दिन लगभग 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद थी, और उसी के हिसाब से हमारे अरेंजमेंट थे। लेकिन कहा नहीं जा सकता। ऐसा हुआ था कि कुछ कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना गया है कि एक महिला अचानक से वहां पर गिर गई थी, फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी। उनको संभालने के लिए भीड़ क्या हुआ, अचानक से उनकी तरफ भाड़ी, और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको अचानक से वहां पर कुछ अफवाहें फैली और भगदड़ मच गई। तो कई सारे रीजंस एक साथ कंबाइंड हुए, उसमें कुछ लोगों की वहां पर डेथ हो गई। अब समझने की कोशिश करते हैं स्टैम्पेड होता क्या है।
ये थोड़ा सा स्टैटिक वाला टॉपिक हो जाएगा। ये अचानक से होता क्या है, स्टैम्पेड होता क्या है, इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, स्टैम्पेड में एक सडन और अनकंट्रोल्ड रश आता है क्राउड का, जैसा यहाँ पर कुंभ के टाइम पर हुआ। अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर स्थान पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, भीड़ हो, कोई मेला हो, कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। तो उससे क्या होता है, जो लोग हैं वो अचानक से उनके ऊपर एक तरीके से वो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, किसी कारण से फियर, उनमें कोई डर आ जाता है, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाए। तो इस वजह से अचानक से जो भगदड़ है वो मच जाती है ना। तो अभी कुंभ के अंदर भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि इस तरीके की भीड़ है, उसमें कई सारे लोग अचानक से फंस गए। उसके बाद इसमें क्या होता है, इससे पूरी की पूरी भगदड़ मच जाती है और वो फिर बचने की कोशिश करते हैं। अब इसके कुछ कारण अगर हम जाने, तो कारण में क्या क्या हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कारण होते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल होते हैं और कुछ आपके ह्यूमैनिटेरियन कारण होते हैं। तो तीनों को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल कारणों में सबसे पहले इनएडुकेट क्राउड मैनेजमेंट, यानी कि आपने व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं की जितने की क्राउड आ गया, या फिर आपने जो मैनेज करना चाहिए था, पंडाल ठीक से लगे हैं कि नहीं लगे, रास्ता पर्याप्त है नहीं है, या फिर भीड़ आप जरूरत से ज्यादा आने दे रहे हो, इस तरीके की जो चीजें हैं उनकी वजह से ये हो सकता है। इनसफिशिएंट प्लानिंग, ठीक से आपने प्लान नहीं किया कैसे ऑर्गेनाइज करना पूरा इवेंट को। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन में कई बार फेलियर हो जाता है, अथॉरिटीज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती, उनको पता नहीं लगता है कि इतना अचानक से क्राउड कैसे आ गया। तो ये कारण होते हैं। फिर कुछ कारण होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें ओवर क्राउडिंग। तो अभी कुंभ के अंदर छोटा सा शहर है, 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहां पर अचानक से इतने 10 करोड़ लोग हो गए, और पूरे महाकुंभ के दौरान ऐसी उम्मीद है कि वहां पर 40 करोड़ जो डिवोटीज है उनके आने की उम्मीद है। तो एक छोटा सा शहर, उसमें अचानक से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में इतने जब लोग आते हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनसफिशिएंट फैसिलिटीज होती है। अभी से आपने देखा होगा कई सारे लोगों का आरोप है, जिसमें एक प्रेमानंद करके मंडलेश्वर कुछ धर्मगुरु है, वहां पर उन्होंने भी ऐसा आरोप लगाया है कि जो अलग अलग स्टाफ है या फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, उनका काम सिर्फ वीआईपी मूवमेंट को देखना है। उन जो वीआईपीज आ रहे हैं कुंभ के अंदर, बस वो उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, आम जनता पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ऐसे कुछ महामंडलेश्वर के द्वारा आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा कई सारी एडवर्स कंडीशंस होती है वहां पर, ठीक से कई सारी पानी की दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत होती है। तो इन सब के कारण भी कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो इशू है उनकी वजह से भी आपका जो स्टैम्पेड है वो हो जाता है। ह्यूमन कारणों में अगर देखें तो पैनिक और फियर, यानी कि अचानक से डर हो जाना, घबरा जाना। इसके अलावा कई बार एक्साइटमेंट में हम हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं किसी चीज को देखकर कि चलो महाकुंभ चले, महाकुंभ चले, और उसी में कई सारे लोग भगदड़ मचा देते हैं, अफवाह फैला देते हैं। उससे भी कई बार हो जाता है। कई बार क्राउड जो बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो जाती है किसी काम को लेकर, या फिर कई बार अग्रेसिव हो जाती है, जिससे पूरी की पूरी भगदड़ मच जाती है। अब भगदड़ मचने में क्या होता है, थोड़ा सा इसका साइंटिफिक, थोड़ा सा अगर इसके पीछे का साइंस देखें तो देखते हैं। अचानक से जब स्टैम्पेड होता है तो क्या होता है, जो आपका चेस्ट है, यानी कि भगदड़ में आप दब गए नीचे, तो आपके चेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, प्रेशर चेस्ट पे आएगा, उसके बाद डायफ्राम पे आएगा। इससे जो आपका डायफ्राम है ना, उसको क्या होगा, ठीक से जगह नहीं मिलेगी, आपकी जो ब्रीद है वगैरह, ठीक से जो ब्रीदिंग है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो इनफ एयर को अंदर नहीं ले पाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर नहीं छोड़ पाएगी। इस वजह से आपको घबराहट होने लगी। इस कंडीशन में आपकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसमें आपके शरीर में अचानक से ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, या फिर आपको हाइपर कैप्निया होगा। इसमें क्या होगा, आपके शरीर प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं कर पाएगा, और ये दोनों की दोनों कंडीशन हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकती है, और इसमें आपकी डेथ भी, यानी कि जो भी व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ है उसकी डेथ भी हो जाती है। इसका इंपैक्ट क्या होता है, तो कई सारे इंपैक्ट होते हैं। फिजिकल इंपैक्ट में क्या होता है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, पूरा जो आपने तैयारी करी वो ध्वस्त हो जाती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर उस कई सारे नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी बॉडी डैमेज हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, ये सारे कारण होते हैं। इसके अलावा लीगली कई सारे इसमें पचड़े आ जाते हैं, जैसे किसी को डेथ हो गया तो उसको इंश्योरेंस का क्लेम करना पड़ता है, पूरी की पूरी फैमिली को कोर्ट की बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कई सारे इसमें लीगल, फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस आते हैं। साथ में कई बार साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे आपको ट्रॉमा बैठ जाता है, आप भीड़ से डर लगने लगता है, आप फिर कभी इस तरह के इवेंट में शामिल होने से डरते हैं। लोगों में एक डर बैठता है कि भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए, और अच्छे अच्छे इवेंट को भी लोग फिर मिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे कारण हैं, ये सारे क्या होते हैं, इससे इंपैक्ट होते हैं। अब दुनिया, हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइम पर कुछ ट्रेजिक स्टैम्पेड्स हुए हैं, अलग अलग भगदड़ मचे हैं अलग अलग टाइम पर, जिनमें जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो रिसेंटली अगर कुछ देखें तो अब देखो, हाथरस के अंदर पिछले साल एक कोई संत थे, उनके कुछ एक तरीके से उनका क्या था, एक सभा थी, उसमें कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी। जैसे यहाँ पर आप देखो 121 लोग उसमें डेथ हो गई थी। कब हुआ था ये, जुलाई 2024 के अंदर। तो एक
रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन था यूपी के अंदर हाथरस नाम के स्थान पर, जिसमें लगभग 121 लोग की डेथ हो गई थी। इसके अलावा 162 लोग मरे थे नंदा देवी टेम्पल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, 2008 में यह आया था। इसके अलावा 2008 में जोधपुर राजस्थान में चामुंडा देवी टेम्पल के अंदर आई थी, जिसमें लगभग 250 लोग की डेथ हो गई थी। इसके अलावा राजा जानकी टेम्पल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश 2010 में। इसके अलावा ये अलग अलग टाइम पर क्या हुआ है, कुछ ना कुछ स्टैम्पेड्स हुए हैं जिसमें अलग अलग टाइम पर डेथ हो जाती है। तो इनको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, अलग अलग यहाँ पर एनडीए के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई है, जिसको उन्होंने बोला है सजेस्टिव फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्राउड मैनेजमेंट प्लान फॉर इवेंट्स वेन्यूज ऑफ मास गैदरिंग। यानी कि जब भी मास गैदरिंग्स होगी तो आपको पूरे इवेंट को किस तरीके से मैनेज करना है, उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी करी है। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले जो आप क्या करो, टाइप ऑफ इवेंट डिसाइड कर लो कि वो किसी स्कूल का कार्यक्रम है, किसी यूनिवर्सिटी का है, रिलीजियस कार्यक्रम है, कोई फेस्टिवल है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है या फिर क्या है। तो उस तरीके से आपको तैयारी करना है। फिर कितनी क्राउड एक्सपेक्टेड है, उस क्राउड में ज्यादा कैसी होगी, ज्यादा आपके जो एल्डरली पीपल है वो होंगे, यंग क्राउड होगा या फिर बच्चे होंगे, उसके तरीके से फिर आपको मैनेज करना होगा। जेंडर, रीजन, इकोनॉमिक स्टेटा क्या होगा, किस तरीके के लोग वहां पर आएंगे, ज्यादा अमीर लोग आएंगे या फिर गरीब वर्ग के लोग आएंगे, उस तरीके से आपको मैनेज करना है। फिर क्राउड का मोटिव क्या है, सोशल मोटिव है, एंटरटेनमेंट है, कोई मैच वगैरह हो रहा है, पॉलिटिकल कारण है, कुछ नेता की सभा है, रैली है, या फिर कोई रिलीजियस गैदरिंग है जैसे कि महाकुंभ, या फिर कोई इकोनॉमिक के लिए कोई गैदरिंग हो रही है। तो इस तरीके से आपको क्राउड के मोटिव क्या है, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग वेन्यू डिसाइड करना है जहां पर ये सारे लोग इकट्ठे हो सके जिनका नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसकी लोकेशन क्या है, प्लेन एरिया में है या फिर हिली टेरेन के अंदर है, टेम्पोरल है या फिर परमानेंट है, ओपन है या फिर कन्फाइंड है, पब्लिकली या फिर प्राइवेट। इस तरीके से सारी चीजें आपको देखना है, फिर पूरा का पूरा आपको क्राउड को मैनेज करना उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो लोकल बोर्ड्स हैं, पंचायत हैं, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनका भी आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। प्लस वहां के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, उनको भी काम में लगा सकते हो। इसके अलावा जो नेबरहुड है, अलग अलग राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनका भी सपोर्ट लिया जा सकता है। प्लस जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, प्लस अलग अलग जो बॉडीज होती है उनकी भी मदद ली जा सकती है। और इस पूरे सबको मिलाकर आप क्या कर सकते हो, क्राउड को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, जिससे जो आपकी कैपेसिटी उसको अच्छे से प्लान किया जाएगा, रिस्क असेसमेंट हो सकेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकेगी और पूरे के पूरे इवेंट को सक्सेसफुली आप क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। साथ में एनडीएमए के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई कि आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज कैसे करना है। तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी में जो नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग जो डेटा है सैटेलाइट्स का, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हो मैसेज को पहुंचाने के लिए। कई बार आप एसएमएस, सेलफोन ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को जागरूक कर सकते हो। आरएफआईडी टैग्स दिए जा सकते हैं ताकि लिमिटेड लोगों की वहां पर एंट्री हो। इस तरीके के जो मैकेनिज्म है वो टेक्नोलॉजी वाइज आप कर सकते हो। इसके अलावा पीए सिस्टम, एसएमएस, ये सारी की सारी बातें आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके क्राउड को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, ताकि देश के अंदर फिर से इस तरीके की कोई भी भगदड़ ना मचे, है ना। यहाँ पर सारी बातें एनडीएमए के द्वारा और भी कुछ स्टैम्पेड से रिलेटेड बातें बताएगी, जैसे पैनिक मैनेजमेंट के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्राउड कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए अलग अलग जगह पर कैंप्स लगाए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा से अच्छे से बेहतर बनाया जा सकता है, डिमांड मैनेजमेंट और साथ में फायर सेफ्टी के लिए भी प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, ताकि अच्छे तरीके से मूवमेंट हो सके लोगों का, और उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी चीजें भी शामिल है। इसके अलावा लास्ट में अगर देखें तो सेफ्टी मेजर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो लाइव क्राउड ट्रैकिंग है वो की जा सकती है। कम्युनिकेशन टूल्स को अच्छे से एक सिंक में लाकर अच्छे से कम्युनिकेट करके चीजों को मैनेज किया जा सकता है। प्लस जो लाइटनिंग और जो पाथवे सिस्टम है उनको अच्छा बनाया जाए, ताकि जैसे रात में कुंभ के अंदर हुआ, अचानक से अगर लाइट ही चले जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। तो ऐसे में हमें बैकअप की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। प्लस समय समय पर पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन के कैंपेन चलाने चाहिए, ताकि अचानक से एक बड़े नंबर यहाँ पर एकदम से इकट्ठा ना हो और उसको मैनेज करना मुश्किल हो। प्लस लोगों को भी पूरे जागरूकता के साथ अपने बिहेव करना चाहिए, अचानक से भगदड़ ना करें, मस्ती मजाक ना करें, खुद अपने जो आस पड़ोस में लोग हैं उनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, बच्चों को ठीक से प्रोटेक्ट करते हुए चलें। बाकी अच्छा समय देखकर अचानक से भीड़ में जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा वेट कर लें आप जाने का, तब जब भीड़ कम हो जाए तब जाने की कोशिश करें। जो लोग ज्यादा एल्डरली हैं
उनको वहां पर जाने से रोके, क्योंकि आप आपकी उम्र नहीं है ठीक से चलने की और आप वहां पर इकट्ठे हो रहे हो, इससे कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें थी, कुंभ से रिलेटेड ये आर्टिकल था। आई होप आपने इसको एंजॉय करा होगा, आपको काफी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगी। हमने पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो डिस्कस करने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।